नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अमृत महोत्सव समारोह में होंगे सम्मिलित। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री का देशवासियों से आह्वान। पेट्रोल डीजल का प्रयोग सीमित करने और वैकल्पिक साधनों को चुनने की अपील। प्राकृतिक खेती अपनाने का दिया संदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। किसी भी आपदा के दौरान नुकसान को कम से कम करने का लक्ष्य। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को किया खारिज। बताया, इसे पूरी तरह अस्वीकार्य। ईरान ने की है मुआवजे, प्रतिबंधों और घेराबंदी को समाप्त करने की मांग। और बार्सिलोना ने 29वीं बार जीता स्पेनिश लीग का खिताब। प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 2-0 से दी मात। मार्कस रैशफोर्ड और फेरान टोरेस ने किए गोल। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में भी शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अटूट आस्था के केंद्र सोमनाथ में इतिहास रचा जाएगा जब सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। 75 वर्ष पहले 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का देश की राष्ट्रीय चेतना को इसको समर्पित किया था। और अब 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव में राष्ट्र निर्माण में अनवरत लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे। भारत की अटूट आस्था का केंद्र सोमनाथ, विध्वंस पर पुनर्निर्माण की जीत का प्रमाण सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव समारोह में शामिल होंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ भारत की अटूट आस्था और शाश्वत विरासत का पवित्र प्रतीक है। ये विलक्षण संयोग है कि जनवरी में सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 वर्ष पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं। मोहम्मद गजनी हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी हो, कई लोगों ने सोमनाथ को तोड़ने की, हमारी आस्था तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन हमारी आस्था और मजबूताई के साथ और आगे बढ़ती गई। आज भगवान सोमनाथ जी का ये प्रांगण, भगवान सोमनाथ जी, सोमनाथ धाम, ये अपने आप में करोड़ों करोड़ों सनातनियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा करेंगे और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे, जो मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक हैं। जनवरी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री दादा सोमनाथ के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करने पहुंच रहे हैं। आज 1.25 सवा करोड़ लोगों का आवन जावन है। ये मंदिर के गर्भगृह को सुवर्ण से मंडित कर दिया गया। यहाँ के ऊपर जितने कलश लगे हैं 1500 से अधिक है, ये सब भी लोगों के दान से पूरे स्वर्ण मंडित कर दिए गए हैं। यहाँ का जो कार्विंग बाकी था
वो भी पूरा कर दिया गया है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ जो एक समुद्र पथ है वो भी निर्माण किया गया। हर तरह से सोमनाथ की प्रगति हुई, उसमें हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुत ही महा योगदान रहा। सोमनाथ अमृत महोत्सव में एक ओर सागर की गर्जना सुनाई देगी, तो पहली बार सोमनाथ में वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों की गर्जना भी सुनाई देगी। टोटल 6 जहाज की प्रस्तुति करेंगे। यहाँ पर जहाज जामनगर से हमारे उड़ान भरेंगे और यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेशन में आपको करतब दिखाएंगे। इसमें कि एक कॉम्पोजिट फेज़ होता है जिसमें कि सारे जहाज़ एक साथ उड़ते हैं, और एक सिंक्रोनस फेज़ होता है जिसमें जहाज़ अलग अलग दिशा से आके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जनता के सामने। सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के सोमनाथ आगमन को लेकर आम जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। 75 साल पूरे हो रहे इस मंदिर को, जब उसका जीर्णोद्धार हुआ था उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। खूब भाग्यशाली हम है कि हमें इस क्षण में सहभागी होने का मौका मिल रहा है। भगवान सोमनाथ जी के सानिध्य में हमारा जन्म हुआ है, और हमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोमनाथ बाबा के बहुत आदरणीय भक्त है। बहुत बड़ा क्षण है। विश्व नेता और देश के माननीय वड़ा प्रधान मोदी साहब यहाँ आने वाले हैं। लोगों में बहुत सारा उत्साह है। सारा सब जगह उत्साह ही उत्साह दिख रहा है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए श्री सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। युगों युगों से अलौकिक ऊर्जा का महास्थान है सोमनाथ। भारत की अटूट आस्था और अद्भुत पराक्रम का पर्याय है सोमनाथ। अमृत महोत्सव में यहाँ पर एक और अगर सागर का गर्जन होगा, तो यहाँ के आसमान में भारतीय वायुसेना के विमानों का गर्जन और नर्तन भी होगा, और दुनिया परिवर्तित होते भारत की झलक देखेगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गिर सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला ये आधुनिक छात्रावास शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। करीब 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला ये परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ छात्रों के लिए आवास, केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी और सभागार जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं। सरदार धाम ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर माहौल देना है जो दूर-दराज इलाकों से पढ़ाई के लिए शहर आते हैं। इस पहल का विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। जो बच्चे मतलब PSU टाइप की एग्जामिनेशन में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए रहने का और पूरा खाने पीने का बंदोबस्त और उसके साथ एजुकेशन जो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे रहने खाने का खर्चा सब कुछ पूरा समाज उठाएगा, मतलब सरदार धाम उठाएगा। वो सबसे अच्छी बात है और सबसे ज़रूरत की बात थी। जिसके पास पैसे नहीं है, इसके लिए ये एक बहुत बढ़िया, एक इस एरिया के लिए एक अच्छा माध्यम बनेगा। और इसके लिए ये जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है, इसको ये बहुत बड़े फायदे कारक है। स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो अपने छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। वो लोग सीख पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, वो लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं विद दिस सेंटर। सो इट इज़ वेरी ग्रेटफुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शिक्षा, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में वडोदरा का ये सरदार धाम परिसर विकसित भारत के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी को मजबूत आधार देने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोमनाथ की आध्यात्मिक विरासत और वडोदरा के आधुनिक शैक्षणिक ढांचे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा संस्कृति और विकास दोनों ही संदेशों को साथ लेकर चलता दिखाई देता है। खासतौर पर सरदार धाम का ये छात्रावास परियोजना आने वाले समय में हजारों विद्यार्थियों के सपनों को नई दिशा देने का माध्यम बन सकती है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, गुजरात। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर हर
दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई संकल्पों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल का प्रयोग सीमित करने और वैकल्पिक साधनों को चुनने की अपील की। साथ ही वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग अपनाने पर जोर दिया। 1 वर्ष के लिए सोने की खरीद रोकने और गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचने का भी आह्वान किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में देश में संभावित बाढ़ और हीट वेव से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। बैठक की जानकारी देते हुए अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार आपदाओं के पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रभावी प्रबंधन से जीरो कैजुअल्टी इन नेचुरल डिजास्टर्स की दिशा में सार्थकता से प्रयास कर रही है। साथ ही हर राज्य में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों FCMT का गठन होगा। हीट वेव से कृषि क्षेत्र को न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित किया जाएगा और NDMA के दिशा निर्देशों का नगर पालिका स्तर तक क्रियान्वयन होगा। और केरल में विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के साथ साथ हुए थे और नतीजे भी सभी राज्यों में एक साथ आए थे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बन गई। असम और पुदुचेरी में शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन केरल में जहां कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली थी, वहां कांग्रेस पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर नहीं लगा पाई है। केरल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम के दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अनिर्णय की स्थिति में नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी कई खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। केरल में चुनाव नतीजों को आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सस्पेंस और खींचतान अब और तेज हो गई है। सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला के बीच चल रही दौड़ के बीच अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली में लंबी बैठक के बाद भी नाम तय नहीं हुआ, जबकि कार्यकर्ताओं के सड़क पर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को काबू में लेने की कोशिश तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पद के फैसले में देरी पर कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा, फैसला लेने में कभी कभी वक्त लगता है। जो फैसला होगा पार्टी कार्यकर्ताओं को स्वीकार करना होगा। पार्टी में ये आम बात है, फैसला आने दीजिए। नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, केरलम के संबंध में अभी विचार विमर्श हो रहा है। पर्यवेक्षक सही आकलन कर हाईकमान को रिपोर्ट देते हैं, उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री का नाम तय होता है। केरला के संबंध में अभी तक विचार विमर्श हो रहा है। जब चुनाव हो जाता है तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं और पर्यवेक्षक जाकर के मन टटोलते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और मेजॉरिटी किसके साथ है वो रिपोर्ट करते हैं हाईकमान को।
वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है केरलम के मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में बहुत बड़ा दिक्कत है कि जो फैमिली वाला पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, फैमिली से बाहर नहीं निकल सका 70 सालों में। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी सियासी चुनौती केरलम में आ खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री पद पर अभी तक फैसला नहीं होना ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लंबे अरसे बाद केरलम में कांग्रेस ने लेफ्ट के किले में सेंध लगाई है, लेकिन राज्य में सत्ता संभालने की बारी आई तो पार्टी में पहले से ही रसाकशी होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलताओं में भारत का असरदार एयर डिफेंस भी शामिल है। पाकिस्तानी आत्मघातक ड्रोन्स को विफल करने में आर्मी की एयर डिफेंस गन्स बेहद जरूरी साबित हुई। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता नंदिता डागर की गुजरात के भुज से आर्मी की एयर डिफेंस गन्स पर विशेष रिपोर्ट। भारतीय फौज की L-70 या L-70 गन जो है वो हमारे वाइटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज की डिफेंस या सुरक्षा करती है। ये आर्मी की एयर डिफेंस की गन जो है ज्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जैसे कि कैंटोनमेंट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवेज, वीवीआईपी रेजिडेंसेस और वीवीआईपी ऑफिसेज की सुरक्षा करती है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में गुजरात के कच्छ में तैनात इस रेजिमेंट ने 5 ड्रोन्स को जो पाकिस्तान से छोड़े गए थे उनको मार गिराया, और अगर वो अपने टारगेट पर लैंड करते तो जानो माल को भारी नुकसान पहुंचता। और इसीलिए इसी रेजिमेंट को आर्मी चीफ के कमेंडेशन मेडल मिले वीरता के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। जब ऑपरेशन सिंदूर का समय आया, यूनिट ने तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए एक स्विफ्ट मोबिलाइजेशन करा और राजस्थान और कच्छ सेक्टर में मौजूद वाइटल एरियाज को सिक्योर किया। 7 मई 2025 तक हमारे एयर डिफेंस ट्रूप्स अपने अपने स्थान पर डिप्लॉयड थे और कंप्लीटली ऑपरेशन हो चुके थे। आर्मी एडी वॉरियर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लगातार ड्रोन के हमलों को नेस्तनाबूद किया और 5 पाकिस्तानी ड्रोन्स को इस इलाके में मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हज़ारों ड्रोन्स हमारी पूरी LOC और इंटरनेशनल बाउंड्री पर भेजे, और क्योंकि वो बड़े छोटे होते हैं, रेडार पर नहीं पकड़े जा सकते, इसलिए आर्मी की एयर डिफेंस गन्स ने वाकई ही उस लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को जो हमारे देश में मौजूद था उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल निभाया। ये L-70 गन जिसका वज़न 4000 किलो या 4 टन के बराबर होता है, 1 मिनट में 300 राउंड फायर कर सकती है और इसके रेंज जो है वो 3.5 किलोमीटर के करीब होती है। जाहिर सी बात है छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए मिसाइल्स तो नहीं इस्तेमाल होंगी, और ये L-70 गन्स जो आर्मी एयर डिफेंस की हैं वो कारगर होती हैं। यहाँ हम नाइट ऑपरेशंस देख रहे हैं आर्मी की एयर डिफेंस गन्स का। रात के वक्त कोई भी बगैर रोशनी के ये डिप्लॉयमेंट की जाती है और बड़ी ही सटीक ड्रिल होती है। याद रखें कि ये बिल्कुल घने अंधेरे में होता है, कोई भी लाइट उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं होती। कैमरा पर्सन विकी के साथ भुज से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की उस प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया है जो अमेरिका की ओर से युद्ध समाप्ति के लिए दिए गए शांति प्रस्ताव पर आई थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस बीच तनाव के बावजूद 2 जहाजों को हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के प्रस्ताव में युद्ध क्षति के मुआवजे की मांग और जल डमरू मध्य पर ईरानी संप्रभुता पर जोर देना शामिल है। हालांकि ईरान ने ये साफ नहीं किया कि अहम जलमार्ग पूरी तरह कब खुलेगा। वहीं दोनों देशों के बीच सहमति न बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब $3 प्रति बैरल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और हंता वायरस संक्रमण की आशंका के बीच डच ध्वज वाला जहाज MV होंडियस स्पेन की कैनरी द्वीप समूह के तट पर पहुंच गया। लगभग 150 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर चल रहे इस जहाज में 2 भारतीय नागरिक भी सवार थे। राहत की बात यह रही कि दोनों भारतीय नागरिक पूरी तरह स्वस्थ पाए गए और उनमें हंता वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्पेनिश अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों को सुरक्षित तरीके से जहाज से उतारा गया। अधिकारियों के अनुसार दोनों भारतीय नागरिकों को एहतियातन आगे निगरानी और क्वारंटीन प्रक्रिया के लिए नीदरलैंड भेजा गया है। फिलहाल स्पेनिश स्वास्थ्य एजेंसियां पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा जहाज से जुड़े सभी यात्रियों की मेडिकल मॉनिटरिंग जारी है। और चीन के सोजोस में AFC अंडर 17 महिला एशिया कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। ये मैच जीतने पर भारतीय टीम फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। ये महिला फुटबॉल में फीफा विश्व कप के लिए भारत का मेरिट के आधार पर पहला क्वालिफिकेशन होगा। इससे पहले भारत ने ग्रुप स्टेज में लेबनान को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में पहुंचा है। बार्सिलोना ने कुल 29वीं बार स्पेनिश लीग का खिताब जीत लिया है। एक अहम मुकाबले में बार्सिलोना ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 2-0 से मात दी। इस जीत में बार्सिलोना के लिए मार्कस रैशफोर्ड और फेरान टोरेस ने गोल किए। इस सीजन के अभी 3 मैच बाकी हैं। और ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। भारत के नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। ये नीरू और विवान का ओलंपिक स्पर्धा में ISSF विश्व कप का पहला पोडियम स्थान था। ये पिछले साल ओलंपिक कार्यक्रम में मिश्रित टीम ट्रैप स्पर्धा को शामिल किए जाने के बाद से भारत का दूसरा पदक है। नीरू और विवान ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। विवान और नीरू ने क्वालिफिकेशन में 143 का स्कोर किया था। मां गंगा, जहां हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद सागर में समाहित हो जाती है, जहां आस्था, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पवित्र तीर्थ गंगा सागर की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस खास रिपोर्ट में देखिए गंगा सागर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक यात्रा। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ और हमें यही अनुमति दें। नमस्कार। गंगा सागर, जहां आस्था की लहरें अनंत हैं और विश्वास की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित गंगा सागर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे और गंगा का सागर से मिलन यही हुआ था। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ भव्य गंगा सागर मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। गंगा सागर की यात्रा अपने आप में एक अनोखा और रोमांचक अनुभव है। श्रद्धालु पहले काका द्वीप के हार्वर्ड पॉइंट पहुंचते हैं, जहां से फेरी के जरिए मुरी गंगा नदी को पार किया जाता है।
नदी पार करने के बाद कचुबेरिया से करीब 30 किलोमीटर की सड़क यात्रा तय कर श्रद्धालु गंगा सागर पहुंचते हैं। पूरी यात्रा के दौरान समुद्र की लहरें, नाव की सवारी और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक अलग ही एहसास कराती है। गंगा सागर पहुंचते ही हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल दिखाई देता है। गंगा सागर पहुंचने के बाद श्रद्धालु सबसे पहले पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा सागर में स्नान करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। यह तीर्थ अपने जीवन में एक बार तो सभी को करना चाहिए और ऐसा बताते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बहुत ही पवित्र नदी और बहुत ही अच्छा अवसर मिला हम लोगों को यहाँ पे आके ये स्नान करने का। इतना अच्छा फील होता है, इतनी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पवित्र गंगा सागर में स्नान के बाद श्रद्धालु कपिल मुनि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी स्थान पर महर्षि कपिल ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा सागर अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ का शांत समुद्र तट, स्थानीय बाजार, बंगाल का पारंपरिक खान पान और प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। आस्था, अध्यात्म और प्रकृति का यह अद्भुत संगम गंगा सागर को देश के सबसे खास धार्मिक पर्यटक स्थलों में शामिल करता है। गंगा सागर जहां आस्था की लहरें समुद्र की तरह अनंत हैं और विश्वास की गूंज यहाँ हर पल महसूस की जा सकती है। गंगा सागर से कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज।